आपने रेलवे बेच दी, आपने एयरलाइंस बेच दी, आपने जो सरकारी स्कूल हैं वो उनका भट्टा बिठा दिया। हमारे जो किसान भाई हैं उनको आतंकवादी और पाकिस्तानी बताकर आज इस किसान आंदोलन में हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति का किसान बैठा हुआ है और वो जो आपका एजेंडा है ना वो विफल होता जा रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं लाइव 85। किसान आंदोलन का 50वां दिन, 60 से अधिक किसानों की मौत, 10वें दौर की आज बातचीत चल रही है। अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खास तौर से कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, किसान नेता चाहें तो संशोधन करा सकते हैं। आज हमारे साथ प्रियंका राणा हैं जो खुशी फाउंडेशन है उसकी अध्यक्ष हैं। किसानों के समर्थन में यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? देखिए, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ और किसान की पत्नी हूँ, इसलिए अपने किसान भाइयों के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन में शामिल हूँ। और जिस तरह से हमारे किसान भाई बलिदान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और जो सरकारें हैं वो आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस सरकार को हमने सर माथे पर बिठाया, इतना वोट बैंक दे करके आज सत्ता में वो बने हुए हैं और उसी सत्ता के नशे में आकर के वो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं और इन काले कानून जो लेकर आए हैं वो वापस नहीं ले रहे हैं। सिर्फ मूंछों की लड़ाई के लिए, सिर्फ अपनी जिद के लिए कि आज तक हमने कोई बिल वापस नहीं लिया है। इतने संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन फिर भी बिल वापसी करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कोर्ट में जाकर के दबाव, प्रेशर बिल्डअप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। और आज हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जो बिल है ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर एक आम नागरिक की लड़ाई है, क्योंकि इससे हर एक नागरिक को नुकसान होने वाला है। सबकी जो ये महंगाई बढ़ेगी, सबके जो बच्चे हैं वो आगे जा करके उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाने वाला है। पहले से ही महंगाई से हम लोग दबते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सबके दाम बढ़ चुके हैं और ऐसी पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल है, ऊपर से कोरोना महामारी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला जा रहा है और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, और क्राइम बढ़ने का कारण भी जो है वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो है। तो इस समय में भी अगर सरकार नहीं सुध ले रही है जो आम नागरिक की, तो दुर्भाग्य है और सरकार को अब सही रास्ते पे लाना पड़ेगा और उसके लिए आंदोलन बहुत जरूरी है। जो आपने बताया कि जो कानून वापस नहीं ले रही है, कानून से नुकसान क्या है? अभी तक हेमा मालिनी कह चुकी हैं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कानून है क्या है, कोई कानून के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, माने सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सदस्यों की कमेटी चुनी है, वो 4 के 4 लोग हैं वो कानून के पक्ष में। आप जो लोग यहाँ बैठे हो धरने पर, क्या बुराई है कानून में? देखिए, पहले तो आप एमएसपी डिसाइड नहीं करते हैं, जब पहले से ही जो फसलों की एमएसपी है उस पर भी सरकार कहती है अगर हम एमएसपी पहले से डिसाइड कर देंगे तो किसान को जो जिस फसल में ज़्यादा फायदा होगा वो एक ही फसल बोएंगे। नहीं, एक ही फसल तो आप सबके कर दीजिए ना। आप अभी तक तो सिर्फ 22 के आसपास की जो फसलें हैं सिर्फ उन पर एमएसपी है, तो आप सारी फसलों पर कर दीजिए ना, जिससे कि जो किसान है वो और भी फसलें बोए। अभी तो आप जो टैक्स में रिबेट दे रहे हैं वो पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं, आप सारी रिबेट्स तो पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे किसान भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ पर अपनी फसलें? आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 14 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट की, क्या वो दिए जाते हैं? वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो आप किस तरह से ना सुप्रीम कोर्ट की बातें मानते हैं, आप जो प्राइवेटाइजेशन है वो करते जा रहे हैं। आपने रेलवे बेच दी, आपने एयरलाइंस बेच दी, आपने जो सरकारी स्कूल हैं वो उनका भट्टा बिठा दिया। आप हर तरीके से तो सारा प्राइवेटाइजेशन करते जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको इतनी रिबेट मत दीजिए कि वो पूरा मार्केट को कैप्चर कर लें और उनका डोमिनेंस हो जाए और पूरे मार्केट के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो फिर दर दर भटके और उनको जो किसान को जो उनकी फसलों का मूल्य है वो भी ना मिले। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार जब आई थी, सत्ता में आई थी, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस आधार पर लोगों ने वोट दिया था। अभी कोरोना के चलते या कोरोना से पहले भी रोजगार तो मिला नहीं और मैं समझता हूँ कि लगभग रोजगार लोगों का गया है। ऐसी स्थिति में अभी सरकार 3 साल, 3.5 साल और रहने, क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी सरकार से? क्या उम्मीद है, मतलब कुछ सुधार हो सकता है या ऐसे ही सब कुछ चलेगा?
देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी और इसीलिए बार बार उनको प्रधानमंत्री, पहले भी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर नेक्स्ट टेन्योर में भी हमने इतना वोट बैंक दे करके उनको, तो उम्मीदें तो बहुत थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज हमारे जो किसान भाई हैं उनको आतंकवादी और पाकिस्तानी बता करके, देश के अंदर मुसलमान अगर आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, दलित आंदोलन करे तो नक्सली और माओवादी, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, केवल इस देश का जो 15% सवर्ण है, SC ST OBC और माइनॉरिटी को छोड़कर कर मैं सीधा सीधा कहूँ, जो 15% सवर्ण है, अगर वो आंदोलन करे तो देश का आंदोलन, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है देश का। और अगर कोई भी परेशान है, कोई भी अगर अपने मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहता है, किसी को परेशानी है और वो इस देश के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहता है, और उसको फिर आप आतंकवादी और पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, आज आप युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित करते हैं, आतंकवादी बताते हैं, तो अगर यही रवैया रहा सरकार का तो मुझे लगता है पूरे देश में ही फिर आप आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी। और इसी तरह से आप मुद्दों को दबा करके सिर्फ एक एजेंडा, जो आपने अपना एजेंडा चलाया है धर्म के नाम पर बांटने का, जातियों के नाम पर बांटने का, वो आप उस एजेंडे को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज इस किसान आंदोलन में हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति का किसान बैठा हुआ है और वो जो आपका एजेंडा है ना, वो विफल होता जा रहा है। और इसीलिए इसी बौखलाहट में आप आज हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी और पाकिस्तान बता रहे हैं, क्योंकि आज आप एक्सपोज हो चुके हैं। आज आपकी जो आपका एजेंडा था लोगों को बांटने का, डिवाइड एंड रूल का, वो विफल होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आज आपकी पोल खुलती नजर आ रही है। मैं चाहती हूँ सरकार काम करे, सरकार जो है सही रास्ते पर काम करे। जो वादे किए थे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर वादा किया था, विकास पर वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा पर वादा किया था, और जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उसको घटाने का वादा किया था। लेकिन आज बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जाने जाते हैं, लेकिन कहाँ हैं, कहाँ? लगातार जो आप NCRB की रिपोर्ट देख लीजिए, लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, एक बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता है। तो किस तरह की सरकार है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? और जो अभी आपने बात की हेमा मालिनी की और इनकी, वो हेलीकॉप्टर से आ करके सिर्फ फोटो खिंचा करके धान के साथ कटाई करते हुए फोटो खिंचवा लेती है और वो आपकी नज़रों में असली जो है किसान बन जाती हैं। और जितने भी हमारे किसान भाई और बहनें बैठी हुई हैं वो सारे नकली किसान आपको दिखाई देते हैं। क्या ये जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो बंजर ज़मीन को खोद करके उनमें फसल उगाते हैं, उनको असलियत नहीं दिखाई दे रही है, उनको आप अनपढ़ समझ रहे हैं। आज आपको पिज्ज़ा और जीन्स दिखाई देती है किसान की, आज आपको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि वो पिज्ज़ा खा रहे हैं, आज आपको इस चीज़ से दिक्कत है कि वो लोग पढ़ चुके हैं, आज वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, विदेशों में भी जा कर के रहते हैं। और यही किसान जो भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाई है और इसी से आप बौखला रहे हैं। आज वो जागरूक हो चुके हैं और अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। किसान नेता सर छोटू राम की कोटेशन, उन्होंने कहा था कि पहले तो किसान अपने दुश्मन को पहचान ले और उसके बाद में उसकी नज़र से नज़र मिला के अपना हक मांग ले। यही बात सेम डॉक्टर अम्बेडकर ने रिपीट की। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन इस देश का गरीब, शोषित, सर्वहारा समाज, चाहे वो किसान है, दलित है, शोषित है, OBC बैकवर्ड है, वो पढ़ लिख जाएगा, शिक्षा को मंदिरों में जा करके 2 घंटी सुबह को बस, एक मंदिर की और एक स्कूल की, जब वो स्कूल में जाना शुरू कर देगा तो विद्रोह कर देगा। आपको क्या लगता है शिक्षा के जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे विद्रोह बढ़ा है? बिल्कुल, और जब शिक्षा बढ़ती जा रही है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, अपने हकों के लिए मांग कर रहे हैं और सरकार इसीलिए बौखला रही है क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, सरकार को तो खुश होना चाहिए था, उनको तो गर्व होना चाहिए था कि आज आपके जो किसान हैं वो जीन्स पहन रहे हैं और वो आपके हर जो पिज्ज़ा है, मैं कहती हूँ मैकरोनी, सब कुछ उनको खिलाना ये सरकार की जिम्मेदारी थी। आज सरकार क्वेश्चन करती है कि जो ये किसान है ये ऑडी में क्यों घूम रहे हैं, इनके जो ट्रैक्टर और जो कारें हैं उनके अंदर पेट्रोल डीजल कहाँ से आ रहा है? अरे जो सरकार खुद उनके ये फैसिलिटी नहीं दे सकती, आज वो अपनी मेहनत से अगर वो सब कर रहे हैं तो आपको बौखलाहट किस बात की है? लेकिन आपको बौखलाहट इस बात की नहीं है, आपको बौखलाहट इस बात की है कि ये जागरूक हमारे जो युवा हैं, जो हमारे पढ़ लिख करके किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे जाकर के आपसे सवाल पूछेंगे और जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तब आप उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि लगातार जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आप अमित शाह से लेकर के और जितने भी आपके जो ये कलाकार, जो आजकल कंगना रनावत और न जाने स्मृति ईरानी, जितने भी कलाकार हैं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर आते हैं तो सिर्फ आपकी बातें, आपकी मन की बात बोलते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनकी मन की बात नहीं बोलते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दी थी
उससे देश में जो ब्राह्मण हैं वो बड़ा नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारी भैंस भी आती है तो हम जाकर के मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं, हम मथुरा जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, और आज एक भी ब्राह्मण ने, एक भी पुजारी ने एक भंडारा तक नहीं लगाया। गुरुद्वारे नहीं होते तो हम लोग भूखे मर जाते। तो इन पंडितों की भी लिस्ट बना लो। ये एक स्टेटमेंट किसान नेता राकेश टिकैत ने कही थी। इसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक राजस्थान में मीटिंग की और उनको एक चेक दिया ब्लैंक कि जितना जाटों ने हमें चंदा दिया है वो चंदा हम वापस कर रहे हैं और वो हमारे मंदिरों में आना बंद कर दें। कैसे देखते हो इस स्टेटमेंट? देखिए, मुझे लगता है कि जाति में ये डिवाइड करके ये सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने का तरीका है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जिस तरह से मंदिरों में दान करके, जिस तरह से हमारे गुरुद्वारा जितने भी सरदार भाई हैं और गुरुद्वारा कमेटी है वो जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के लोगों को खाना खिला रही है, सेवा कर रही है, इसी तरह से मंदिर में भी, क्योंकि मंदिरों में भी बहुत बड़ा दान चढ़ता है, और वही सारे मंदिर के जो कमेटी हैं वो सामने आए और किसानों की सेवा करें और किसान भाइयों को समर्थन दे। सिर्फ इसका ये उद्देश्य था और बाकी कोई नहीं था। लेकिन मुद्दों को ट्विस्ट, उन्होंने माफी भी मांगी, किसान नेता राकेश टिकैत ने माफी मांगी। उसके बाद भी बौखलाहट नहीं रुकी, लोगों ने गालियां दी, बदतमीजी बोले, वीडियो रिलीज किए। देखिए, जब एजेंडा ही आपको तोड़ने का हो, जब डिवाइड एंड रूल का हो, तो वो रुकेंगे क्यों? उनका तो एजेंडा ही है कि किसी तरह से भी इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जा करके और लोगों को लड़ाया जाए। तो इस तरह से इन चीज़ों से अब कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे, आप देख सकते हैं, सब हर वर्ग के, हर जाति के यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हर धर्म के मौजूद हैं। और अभी इतने टाइम हो चुका है, कोई भी हिंसा आपने नहीं देखी होगी और बहुत ही शांतिपूर्वक और एकजुटता के साथ यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। और ये आंदोलन जो है जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे किसान भाइयों की बातें सुनी नहीं जाती। और इसमें नारी शक्ति भी उनका हर तरीके से समर्थन करेगी, चाहे वो कुछ भी वाटर कैनन झेलना हो, चाहे आप गोली चला लीजिए, चाहे आप कुछ करें, हम लोग भी इनके साथ हैं और अपने भाइयों का समर्थन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये थी